चंद्रा द्वारा YMCA कनॉट प्लेस ऑडिटोरियम नई दिल्ली में 9 जनवरी 2021 को स्वामी अच्युतानंद हरिहर पर एक कार्यक्रम हुआ। जय भीम साथियों, में साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी और समता आवाज टीवी। आज की वीडियो में हम स्वामी अच्युतानंद हरिहर के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में स्वामी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से आए प्रोफेसर महेंद्र प्रताप सिंह राणा कहते हैं, दिखाएंगे वामपंथी कब से परिश्रमी हूं। मैं तो जेएनयू का छात्र भी रहा हूं और जेएनयू का टीचर भी रहा। कब से वो हो गए क्लास स्ट्रगल काहे का क्लास स्ट्रगल। जब तक वामपंथ जेएनयू में बहुत मजबूत था, न छात्रों की सीट भरी, कभी न अध्यापकों की नियुक्ति होती थी। ये जेएनयू का ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आपके ऑडिटोरियम में बोल रहा हूं, 50 बार आ चुका। और जहां जहां बड़े पैमाने पर आज भी मैं बता रहा हूं, देश में 3.5 करोड़ जो है आज भी दलित और जो है लोग जो है आज भी नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक समुदाय विशेष जो बांग्लादेश ढाका से भाग करके आया, वो बंगाल के मुख्यमंत्री भी बनते हैं, एक नहीं दो बनते। दूसरे लोग जो है वहां के आकर के प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। लेकिन यहां का मूल निवासी जब समझौता होता, समझौते की जो शर्तें होती हैं कि जितने लोग यहां से भारत वापस जा रहे हैं 47 के बाद या 71 के बाद, उन सबको भारत की नागरिकता दी जाएगी। CAA 2003, मित्रों नाम नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा तो जरा क्या। इसलिए हमेशा इस बात को कहता हूं कि स्वामी जी को पढ़ने की जरूरत है, व्याख्या करने की जरूरत है, पुनः व्याख्या करने की जरूरत। कितने परसेंट को उस समय जनगणना में स्थान था? 3%। लोथियन कमेटी के सामने जो प्रतिवेदन किया था, किसने दिया था? स्वामी अच्युतानंद ने। यह नहीं चलने दिया जाए, इस तरह की बात आप मान लीजिए। और ब्रिटिश हुकूमत ने उनकी बात मानी, उनके प्रतिवेदन को माना, उनके आंदोलन को माना। और मानने के बाद उसमें जो है इंडियंस की जो है जो जनगणना हुई, उसमें संख्या को बढ़ाया गया, 12% हुई। उसके बाद धीरे धीरे उनकी गिनती बढ़ती चली गई। और बार बार जब हम लोग इस बात को कहते हैं कि इतिहास को एक कहते हैं ना कि उसको मत मान लीजिए पैरामीटर, यहीं से शुरू हुआ। कानपुर में आदि धर्म सम्मेलन था और कानपुर के आदि धर्म सम्मेलन में स्वामी अच्युतानंद हरिहर की जो सबसे बड़ी एक विशेषता थी, क्वालिटी थी, योग्यता थी कि आज नहीं जैसे इसके ऑडिटोरियम में कुर्सी लग गई हम आके बैठ ली, एक दिन पहले 2 दिन पहले आके उस क्षेत्र का दौरा करते थे, उस क्षेत्र के लोगों से मिलते थे, विशेष तौर से महिलाओं से। और कानपुर में बड़े पैमाने पर महिलाओं ने स्वामी अच्युतानंद हरिहर से शिकायत किया कि आपकी महिलाएं तो पुरुषों के साथ मिलकर के श्रमदान करती हैं, राष्ट्र निर्माण में काम करती हैं, अर्थव्यवस्था में काम करती हैं, हम तो अपने घर में अपने पुरुषों की शोषण होती है, जरा उनके लिए भी तो बोल दिया करिए। स्वामी अच्युतानंद हरिहर कानपुर के सम्मेलन में सारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तब क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बात करूंगा, इस पे भी बात करूंगा। अब बड़े लंबे अपने भाषण में, ओजस्वी भाषण में स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने उस बात को रखा था कि मुझे केवल डिप्रेस क्लास या अछूत समाज की बात मैं नहीं करता हूं। जब मैं समाज में कहता हूं तो 50% औरतों के जो है आजादी की बात करता हूं। मुझे पता है कि आज नहीं तो कल भारत देश आजाद होगा। उनको सारी चीजें, इतना तो आइडिया थी ही, अगर 9-8 भाषाओं के ज्ञाता थे, संस्कृत से लिए, बंगाली से लिए, पंजाबी से लिए, सबके, तो इतना तो उनको पता था कि हां आज नहीं तो कल यह देश आजाद होने जा रहा है। और उसके बाद ये सारी चीजें जो होते होते अपनी जितने भी बातें आई, रीजनल कॉन्फ्रेंस चाहे इलाहाबाद में,
एक जाति उन्मूलन सम्मेलन इलाहाबाद में और हुआ था आदि धर्म का। पुरुषोत्तम महर्षिदास टंडन जिनको कहते हैं, बड़े महापुरुष थे भाई। उस जाति उन्मूलन सम्मेलन में महर्षि पुरुषोत्तम लाल टंडन को एक तरफ अछूतानंद का मंच है, दूसरे तरफ इन लोगों का मंच चल रहा है। अछूतानंद जी ने कहा कि महर्षि जी आप तो बड़ा बढ़िया प्रवचन दे रहे हैं जाति उन्मूलन के लिए, जाति तोड़ने के लिए, जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट के लिए। चलिए न जरा एक साथ पार्टी में पंगत में बैठा के मुझे जरा जलेबी तो खिला दीजिए, मैं मान लूंगा कि आप जाति तोड़ने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और सच्चे सिपाही तरह से आप कर रहे हैं। पुरुषोत्तम लाल टंडन उठ के चल दिए वहां से। तो इसी तरह से मित्रों बहुत सारी चीजें, अब मैं अपनी बात यही खत्म करूं कि बहुत सारी चीजें 1920 जुलाई 1935 को स्वामी अछूतानंद जी का जो निधन हुआ था, और उस समय भी बहुत चीजें हुई थी, उठापटक हुई थी। मैं तो खैर उस पर बहुत कुछ बोलूंगा तो बोलूंगा, घंटों बोलूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब लोग बेताब है मुख्य अतिथि को सुनने के लिए, तो मुख्य अतिथि को सुने। सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष तौर से ऑर्गेनाइजर महोदय का धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। जय गुरुदेव सभी लोगों। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने स्वामी जी के कृतित्व पर 1960 में एक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद यह पुस्तक अब पुनः हिंदू समाज सुधार कार्यालय लखनऊ से मुद्रित हुई है। पुस्तक का लोकार्पण वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने किया। इस संदर्भ में उर्मिलेश कहते हैं, से ज्यादा साइंटिफिक, उनसे ज्यादा कंसिस्टेंट और उनसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फिलोसफिकली और कोई दूसरा व्यक्ति हमको नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अंबेडकर साहब ने जितना लिखा उसको गीता की तरह, जैसे हिंदू लोगों का एक जो तबका है वो गीता या रामायण को मानता है, तो आप गीता रामायण की तरह अंबेडकर को मत कीजिए, क्योंकि अंबेडकर एक सोशल साइंटिस्ट है। उनके लेखन को एक सोशल साइंटिस्ट की तरह आप लीजिए, उसमें आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अंबेडकर साहब यही सिखाते हैं। अंबेडकर साहब आपको धार्मिक होना नहीं सिखाते, अंबेडकर साहब आपको वैज्ञानिक होना नहीं सिखाते हैं। वो जब चुनौती देते हैं तमाम रचनाओं को पहले की, चाहे वो वेद हो चाहे गीता हो, बहुत सारे हिंदू लोगों को आप कहते सुने होंगे कि गीता बहुत महान ग्रंथ है, बहुत महान ग्रंथ है, लेकिन गीता वर्ण व्यवस्था का पोषक कैसे है, इसकी बड़ी व्याख्या डॉक्टर अंबेडकर ने की है। कि गीता जो है, जो भगवत गीता जिसको माना जाता है बहुत सारे लोगों द्वारा, प्रगतिशील हिंदुओं द्वारा, बड़े संस्कृत के विचारकों द्वारा भी, कि नहीं साहब उसमें तो बिल्कुल अलग चीज है। गीता उतना ही खतरनाक है जितना उत्तर वैदिक साहित्य है, जितना स्मृतियां हैं, जितनी ऋचाएं हैं। सच पूछिए तो वैदिक काल में जो स्थितियां थी उसका डिजनरेशन दिखाई देता है बाद के दिनों में। उपनिषद को अगर छोड़ दिया जाए, उपनिषदों में कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो लौकिकता नहीं बल्कि यूं कहा जाए कि भौतिकता बल्कि कहिए उसको, वहां उस आधार को भी वो कई बार टच करती हैं। इसीलिए अम्बेडकर उपनिषदों के बारे में उनकी जो धारणा है उत्तर वैदिक काल के अन्य जो चीजें हैं उससे थोड़ी सी अलग है। ऋचाओं और स्मृतियों के बारे में और उपनिषद के बारे में वो भेद करते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास विचार है, हमारे पास विचार पुंज हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हैं। हम सही और गलत का निर्णय नहीं करते। हम ये नहीं देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के दो बड़े बहुजनवादी अपने को नेता जो मानते हैं, दो बड़े राजनीतिक दल जो मानते हैं कि वो सामाजिक न्याय का कोई पक्षधर अपने को बोलता है, कोई कहता है कि वो बहुजन, मैं आप जानते हैं मेरी किसी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो सच है उसे मैं साफ कहना अपना धर्म समझता हूं, अपनी वैचारिकी समझता हूं। आप देखिए इतने 30 सालों से सामाजिक न्याय आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में 3 दशक तो हो ही गया ना लगभग, वो खड़ा हुआ। आज वो किस स्थिति में है? मौजूदा जो सत्ता है वो स्टेटमेंट का एक ड्राफ्ट भेजती है लखनऊ
और दो खेमों को अलग अलग स्टेटमेंट मिलते हैं और वो उस पर बयान देते हैं। हालत ये हो गई है क्योंकि आपने जीवन जिया ही नहीं उस तरह से जो अंबेडकर ने सिखाया। तो जब आपने जीवन वैसे नहीं जिया तो आपको ब्लैकमेल करना तो बहुत आसान है, आपको खत्म करना बहुत आसान है। और ये स्थिति पैदा हो गई है कि आप नेतृत्वहीन हो चुके हैं आज। तो हम अगर इन लोगों की परंपरा से जोड़ने की बात करते हैं तो एक समारोह करने से तो नहीं होगा कि हम एक दिन समारोह कर लें, साल में 2 बार 3 बार या 5 साल में 1 बार, और हम माने कि हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। आप सोचिए कि आखिर नया क्या किया जा सकता है। क्यों नहीं किसान आंदोलन के साथ उत्तर प्रदेश के बड़े नेता खड़े हैं, बड़े दल खड़े हैं, उनके पास तो बहुत बड़ी ताकत है। अभी भी मोहभंग के शिकार बहुत सारे लोग उनसे हैं, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग उनके साथ हैं। लेकिन आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान तो मौजूद हैं इस आंदोलन में, लेकिन उत्तर प्रदेश के दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां, उनके दोनों बड़े नेता अपने अपने महलों से बाहर नहीं निकलते। वो सिर्फ ट्विटर पर कुछ बयान, कुछ टिप्पणियां दर्ज करते हैं जिसमें किसान आंदोलन के बारे में तो कुछ होता ही नहीं है। कभी वैक्सीन, अभी हमने हाल में देखा एक बहुत बड़े बहुजनवादी नेता को कि वैक्सीन का आना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए आयकर आयुक्त रमेश चंद्रा कहते हैं, भाई उर्मिलेश को सुना, उनके विचारों में कितना गांभीर्य था, इसका अंदाजा जिन्होंने इनको ध्यान से सुना होगा वही लगा सकते हैं। अगर इनके विचारों को अगर हमने किसी वाद की चाशनी में लपेट करके अगर हमने समझने की कोशिश की होगी तो शायद इनके गांभीर्य या इनके जो संदेश है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। और भाई उर्मिलेश जी की जो विचार हैं, यही विचार कमोबेश आज से 70 साल बल्कि तकरीबन 100 वर्ष पहले स्वामी जी ने भी कहे थे। स्वामी जी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो रिलेवेंट होने की है। और भाई उर्मिलेश जी के जो विचार हैं, मैं समझता हूँ ये हमको रिलेवेंट होने की सीख देते हैं। और मैं समझता हूँ आज सबसे बड़ी उपलब्धि इसी में हासिल हो जाएगी। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि अपने इस ओजस्वी विचारों के श्रवण का हमें मौका देने के लिए हमारे जो मुख्य वक्ता हैं या मुख्य अतिथि हैं, इसका आप ताली की करताली के साथ धन्यवाद। इससे पहले कि भाई विनोद जी अपना धन्यवाद ज्ञापन करें, मैं एक बात बता दूं, स्क्रीन पे हम देख रहे हैं भाई उर्मिलेश जी को भी, रवीश जी को भी। भाई रवीश जी की हमने आग्रह किया था कि वो भी हमसे जुड़ें, तो कुछ निजी कारणों से वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ करके अपने इस कार्यक्रम का अपनी शुभेच्छा हमको जाहिर कर दी है। और मैं एक बात शेयर कर दूं, मुझे नहीं मालूम शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं उर्मिलेश जी जब यहाँ अपना वाचन कर रहे थे तब रवि जी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको आग्रह कर रहा था कि अगर आप भी अगर कुछ बोल देते तो बहुत अच्छा होता। तो उर्मिलेश जी को मैं बता दूं तो उन्होंने कहा कि देखिए गुरुओं के आगे मेरा बोलना उचित नहीं। मैं समझता हूँ ये रवि जी के जो वचन है, ये जो 4 शब्द हैं, यही भाई उर्मिलेश जी के विराट व्यक्तित्व को बताते हैं। और मैं समझता हूँ हमें इसका सम्मान करेंगे। और भाई रमेश जी का तो हम इन्होंने ऑनलाइन ही चाहे जुड़े, कम समय के लिए जुड़े, उनके लिए भी मैं इन इंसेप्शंस ऑनलाइन मैं धन्यवाद अदा करता हूँ रवीश जी का। और मैं इनसे इल्तिजा करूँगा कि जब भी कभी आइंदा हम दोबारा कार्यक्रम करेंगे तब तक शायद कोरोना की मार कम हो चुकी होगी, कोरोना की दूरी दूर होगी, और ये दोनों महान विभूतियों को या रवीश जी को हमको रूबरू सुनने का मौका मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ उर्मिलेश जी का धन्यवाद करने के साथ साथ मैं भाई रमेश जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में से हमारे साथ जुड़ करके हमारे इस स्वामी अच्युतानंद जी के कार्यक्रम को अपनी स्वीकृति प्रदान की, अपना जन आशीर्वचन दिया। और मैं समझता हूँ ये दलित साहित्य की यात्रा में ये बहुत बड़ा अहम पड़ाव है, क्योंकि आज लोग भाई उर्मिलेश जी के हाथों किताब का विमोचन होने के बाद ये सभी लोगों के हाथों में वो पुस्तक पहुंचेगी और शायद दलित
इतिहास को फिर से हम नई रोशनी में हम समझ पाएंगे। और जिस उद्देश्य से हमने ये पुस्तक लिखी है, भाई रुंगलेश जी के हाथों ये किताब लोकार्पित होने के बाद यथेष्ट या अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त होगी, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाल के अंदर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की उपस्थिति न के बराबर थी। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए, तभी समाज में जागृति आएगी। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रूपचंद गौतम जी की पुस्तक अंबेडकर जनसंचार भाग 1 भाग 2 में स्वामी अच्युतानंद के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो पत्र लिखे, उनका जिक्र इस पुस्तक में बखूबी के साथ पढ़ा जा सकता है। पुस्तक में आदि हिंदू आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी अच्युतानंद पर जो कैलेंडर 1937 में प्रकाशित हुआ था, उसको भी देखा जा सकता है। इसके साथ साथ 15 दिसंबर 1927 को आदि हिंदू अखबार का भी फोटो के साथ जिक्र है। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को हौसले के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।